वेक्टर मल्टीप्लिकेशन दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा डॉट प्रोडक्ट, दूसरा होता है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। इन दोनों में फ़र्क क्या है, इसको बहुत आसान लैंग्वेज में हम समझेंगे कि कब हमें डॉट प्रोडक्ट करना है और कब हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है। सही है। सबसे पहले बात कर लेते हैं डॉट प्रोडक्ट की। डॉट प्रोडक्ट की, इस डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट इसको इसलिए बोला जाता है कि अगर दो वेक्टर क्वांटिटी हैं और उनका मैं डॉट प्रोडक्ट करता हूं तो जो मुझे रिजल्ट मिलेगा वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी, इसीलिए इसका नाम स्केलर प्रोडक्ट भी है। तो कब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे दो वेक्टर क्वांटिटी का, अगर दो क्वांटिटी डायरेक्शन में एक दूसरे के अलोंग साइड डिपेंड कर रही हैं, सेम डायरेक्शन पर डिपेंड करती हैं, तो हम उन दोनों क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट करेंगे। कैसे, इसको देखो। जैसे हम एक टर्म पढ़ते हैं वर्क, वर्क आप सबको पता होगा, बेसिक चीज हम पढ़ के आए हैं 9th क्लास में भी। वर्क क्या कहता है कि वर्क हम तब मानेंगे जब किसी बॉडी पर हम फोर्स लगाएं और फोर्स लगा के उसे फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस करें, तब हम कहेंगे कि वर्क हो रहा है। यही है ना, सही है। इफ वी डिस्प्लेस ए बॉडी, सही है, आफ्टर सॉरी बाय अप्लाइंग सम फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इफ वी डिस्प्लेस ए बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स देन वी सेड द वर्क इज डन। ठीक है, तो ये वाला सीन है। मान लो इस पर मैंने एफ फोर्स लगाया और एफ फोर्स लगा के इसे मैंने डी डिस्प्लेस कर दिया बॉडी को यहाँ से यहाँ तक, तो मैं कहूँगा वर्क हो रहा है। अच्छा, अगर ऐसा हो कि मैंने इस बॉडी पर फोर्स लगाया एफ, मैंने फोर्स लगाया इधर एफ, लेकिन ये बॉडी इस साइड में डिस्प्लेस ना होकर अपोजिट साइड में जा रही है, तो क्या मैं वर्क कर रहा हूँ? हम कह रहे नहीं कर रहे हम वर्क। क्यों? क्योंकि हमारा वर्क डन नेगेटिव होता जा रहा है, तो हमने वर्क नहीं किया। तो वर्क में होना ये है कि हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन को एक ही तरफ लेते हैं, यानी सेम डायरेक्शन में लेते हैं। इसको इस तरह से समझो। हम ट्रॉली बैग को जानते हैं, जैसे कि ट्रॉली बैग होते हैं ना हमारे सामान वामान ले जाने के लिए आजकल, इस तरह से यहाँ रहता है उसमें व्हील, ठीक है, यहाँ से हम इसे पकड़ रहे हैं हैंडल से, ठीक, चाहिए। अगर इस ट्रॉली बैग की हम माने तो हम फोर्स इस पर किधर लगा रहे हैं? इस तरफ। ऐसे हमने यहाँ पर एफ फोर्स लगाया, लेकिन इसमें नेट डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? आगे की तरफ, सही है। अब हो ये रहा है कि इस फोर्स के दो कंपोनेंट काम करते हैं। अगर ये थीटा एंगल पर काम कर रहा है तो इसके दो कंपोनेंट काम करेंगे। इधर काम करेगा एफ कॉस थीटा और एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में काम करेगा एफ साइन थीटा। क्लियर? अब अगर ये ट्रॉली बैग आप ये मानो यहां से सड़क के यहां तक पहुंच रहा है, सही है, यहां से सड़क के यहां तक पहुंच रहा है ये, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? हमने कहा डी डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो मुझे ये बताओ एफ का कौन सा फैक्टर ये डिस्प्लेसमेंट कर रहा है? एफ कॉस थीटा कर रहा है या एफ साइन थीटा कर रहा है? एफ कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि एफ साइन थीटा की डायरेक्शन तो ऊपर है। हमें पता है ये जो ट्रॉली बैग है ये ऊपर तो नहीं जा रहा, ये तो आगे की तरफ जा रहा है। इसका मतलब सारा का सारा कॉन्ट्रीब्यूशन किसका होगा? एफ कॉस थीटा का। तो जब हम यहाँ वर्क निकालते हैं डब्ल्यू, तब हम ये लेते हैं एफ कॉस थीटा इंटू डी। तो हमारा जो वर्क का फॉर्मूला बनता है वो बनता है एफ डी कॉस थीटा। और कॉस थीटा के होने का मतलब यही है कि ये दोनों वेक्टर्स को हम एक ही डायरेक्शन में लेकर चल रहे हैं। समझ गए? अगर ये थीटा है, ये एफ है और ये डी है, तो इस डायरेक्शन में एफ का कौन सा कंपोनेंट काम करेगा? एफ कॉस थीटा। और जब हम वर्क निकाल रहे हैं तो एफ डी कॉस थीटा हम लेके चलते हैं। एक चीज तो बताओ, ये डी कैसे हुआ? डी तो नीचे वाला है। अरे तो यही तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये वाला तो एफ कॉस थीटा है। हाँ, ये फोर्स लगा इधर एफ कॉस थीटा, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट है, तो फोर्स की डिस्प्लेसमेंट में मल्टीप्लाई करनी है हमें। तो डिस्प्लेसमेंट क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, वर्टिकल है ही नहीं, तो हम कौन से फोर्स का कंपोनेंट लेंगे? एफ कॉस थीटा का लेंगे। सही है? अच्छा, तो ऐसी जगह पर जहां हमारे, अच्छा जब ऐसा हुआ, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में आ गए और डायरेक्शन इस केस में हो जाती है वेनिश, और यहाँ पर जो हमें रिजल्ट मिलता है, यानी अगर मैं वर्क की बात करूं तो वर्क मेरी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। समझ गए? ऐसी टर्म्स जो सेम डायरेक्शन में आ जाए, ठीक है, उन्हें हम डॉट प्रोडक्ट, उनका डॉट प्रोडक्ट हम करते हैं, और उनसे जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी। सही है? तो हो ये रहा है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, और मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करूं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो जो इसका रिजल्ट मुझे मिलेगा वो मिलेगा ए बी कॉस थीटा। सही है? क्योंकि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जब हम निकालते हैं तो कॉस थीटा अलोंग साइड आ जाता है, ए की तरफ। ये हमारा हो गया डॉट प्रोडक्ट। अब देखो इसका क्या है, सबसे पहले बात करते हैं, हमने पीछे यूनिट वेक्टर पढ़े थे,
तो हमने कहा ये x की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है आई कैप, j की y की डायरेक्शन में क्या है j कैप, और z की डायरेक्शन में k कैप। अच्छा, अगर यहाँ मैं करता हूँ यूनिट वेक्टर आई कैप डॉट आई कैप, सही है, तो मुझे पता है इन दोनों की वैल्यू कितनी, मैग्नीट्यूड की बात करूँ इसकी वैल्यू भी 1 और इसकी वैल्यू भी 1, और अगर दोनों वेक्टर आई डायरेक्शन में है तो थीटा एंगल कितना हो गया, हमने कहा 0। भाई दोनों वेक्टर आई की ही डायरेक्शन में, एक ये और एक ये, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 0, तो हमने लिख दिया cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री क्या होता है 1, हो गया। ठीक है, तो भाई बढ़िया, अगला वाला उसको देख ले फिर उसको निकाल लेंगे हम, ठीक है, सही है। आई डॉट आई कितना हो गया 1। ऐसे ही अगर मैं जे डॉट जे करूं, जे कैप डॉट जे कैप, तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी 1। ऐसे ही मैं के कैप डॉट के कैप करूं तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, क्योंकि ये सेम साइड है। लेकिन अगर मैंने कर दिया आई कैप डॉट जे कैप, तो देखो इसकी वैल्यू कितनी है 1, जे की वैल्यू कितनी है 1, लेकिन आई और जे के बीच में एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, तो मैं लिखूंगा यहाँ cos 90, और जैसे मैंने cos 90 करा ये क्या हो गया 0, तो आई डॉट जे 0, जे डॉट के भी क्या हो जाएगा 0, ऐसे ही के डॉट आई भी क्या हो जाएगा 0। तो हमें एक बात पता चल गई शॉर्ट में कि डॉट प्रोडक्ट में सेम साइड तो रहेगा 1, अगर परपेंडिकुलर साइड ले लिए, दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए तो वो क्या हो जाएगा 0। तो ये हमें याद रखना है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज ऑलवेज 0, सही है। तो ये होता है आपका डॉट प्रोडक्ट, समझ में आ गया। अब इसको करने का तरीका क्या है, जैसे मान लो मुझे दो वेक्टर दे दिया, मुझे एक वेक्टर ए वेक्टर दे दिया, एग्जांपल लेके चलते हैं। ए वेक्टर की वैल्यू दे दी मुझे 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, सही है। और बी वेक्टर मुझे दे दिया मान लो 4 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, सही है। इस तरह से मुझे दे दिया, और मुझसे पूछा गया कि फाइंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये कैलकुलेट करना है आपको, ऐसा मुझसे पूछा गया। तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखो, सीधी सी बात है, हम नॉर्मल मैथ में किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे पहले इस 4 की इसमें करेंगे, इसमें करेंगे, इसमें करेंगे, तीनों में भाई। तो जब मैंने इस 4 की इसमें करी तो मैं नंबर की नंबर में करूंगा और आई का आई में करूंगा। तो जैसे मैं चलो यहाँ करके लिखता हूँ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 4 की 2 में करी कितना आ गया 6, और आई की आई में करी तो कितना हो गया, सॉरी 8, मेरा दिमाग खराब हो गया, सही है। हाँ गर्मी हो रही है यार, ठीक है। आई डॉट आई कितना हो गया 1, नहीं 1, सही है। अच्छा अब ध्यान से देखो, इधर ध्यान दो। अब अगर इस 4 की इस 3 में करूंगा तो हमने कहा 4 × 3 12, लेकिन आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर 0 हो जाएगा, तो आई जे भी 0 होगा और आई के भी 0 होगा। इसी तरह से जे की आई में करूंगा 0 हो जाएगा, जे की जे में 1 आएगा, और जे की के में भी 0 आएगा। तो मुझे एक सीधा तरीका पता चल गया, क्या सिंपल है, आई की मल्टीप्लाई आई में करो, जे की मल्टीप्लाई जे में करो, और के की मल्टीप्लाई के में करो। तो हमने यहाँ करा -3, तो ये -3 × 2 कितना हो गया 6 प्लस 12, बस इतना आ गया। अब इसे सॉल्व कर दो, 12 और 8 20 माइनस 6 इज इक्वल टू 14। तो हमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना मिल गया, वो मिला बेटा 14, ये आंसर आया। अब देखो इस 14 में ना आई है, ना जे है, ना के है, ये एक स्केलर टर्म आई, सही है। अच्छा ठीक है, दूसरी चीज सुनो, दूसरे टर्म, कभी कभी ये बोल देता है कि ये दो वेक्टर हमें दिए हैं, इनके बीच का एंगल निकालो, सही है। ये दो वेक्टर दिए हैं और इनके बीच का क्या निकालना है, एंगल निकालना। तो एंगल कैसे निकालते हैं, तो हमें पता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, सही है। अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू तो हमने निकाली 14, तो हमने यहाँ लिख दिया 14 आ गई। अच्छा ए का क्या मतलब, ए का मतलब है मैग्नीट्यूड। तो अगर मैं ए का मैग्नीट्यूड निकालूं यहाँ से, तो ए की वैल्यू आ जाएगी रूट में 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस 3 का स्क्वायर कितना 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना 16, तो 16 और 9 25 और 4 तो ये कितना रूट में 29। तो हमने लिखा ए की वैल्यू कितनी होगी रूट में 29, और बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में, हाँ 4 2 और 3 है, इसकी भी कितनी हो गई, सही कह रहा है, कितनी हो गई 29, सेम ही इसका आएगा, बस ये आगे पीछे हो गया, वैल्यू सेम। तो रूट 29 इंटू रूट 29 और कॉस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 29, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 14 अपॉन में 29।
तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, थीटा। ऐसे निकाल लेते हैं, समझ गए? ठीक है, नहीं आया ऊपर से। फिजिक्स आसान। ये बेटा मोड है, ये मोड है, अरे ये तो ठीक है मॉड्यूलस। हाँ, हाँ ये वाला क्या? यहाँ से ये अभी पीछे बताया कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर तो हमने निकाल लिया, यहाँ पर 14 आ गया, तो इसकी वैल्यू तुमने 14 रख दी। ए की मॉड्यूलस निकाला √29, बी भी √29 कॉस थीटा। सही है? तो समझ में आया? इस तरह के क्वेश्चन इसमें होते हैं। अब आ जाता है बेटा आगे क्रॉस प्रोडक्ट। दूसरा क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, ठीक। वो तेरा होगा, मैंने नहीं लिखा। देखो क्रॉस प्रोडक्ट, सही है? क्रॉस प्रोडक्ट क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे वेक्टर्स का किया जाता है जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर टर्म पर डिपेंड करते हैं। सही है? जैसे डॉट प्रोडक्ट में तो दोनों वेक्टर किस साइड में होने चाहिए, सेम साइड में। समझ गए? यहाँ दोनों वेक्टर कैसे होने चाहिए, एक अगर इधर जा रहा है तो दूसरा इधर जाए, यानी परपेंडिकुलर हो, तो हम करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। ये टर्म आप जैसे जैसे फिजिक्स में आगे पढ़ते रहेंगे आपको पता चलती रहेगी कि क्रॉस प्रोडक्ट में किस तरह से परपेंडिकुलर टर्म होती है। अब जैसे मैं पीछे तो आपको मैंने वर्क बताया था, अब हम बात करते हैं टॉर्क की। किसकी? टॉर्क। टॉर्क अभी आपने पढ़ा नहीं है, अब पढ़ेंगे आगे। देखिए टॉर्क क्या है, मान लीजिए आपने ये चीज देखी है, हाँ मैं कह तो रही थी, मैंने नहीं पढ़ा, ये वो पढ़ा रहे थे, सेल की थ्योरी में पढ़ा रहे सही थे। है? ये पढ़ा हुआ है, ये है एक बोल्ट, बोल्ट नट बोल्ट वाला। अगर मैं इसे कहूँ कि इसे हाथ से खोल दो तो खोल सकते हो क्या? ना सही है? सही है? हाथ से खोलने में दिक्कत होती है, यस सर। तो हम इसे फिर किससे खोलते हैं? हम लगाते हैं चाबी। क्या लगाते हैं? अरे पर मैं तो हाथ से खोल देती हूँ। तेरी बात अलग है। ये इसमें आ गया किधर ताकत अर्थ मुंडी को बोल दे। मुझे कौन से खोलनी तेरे पास पता। अच्छा एलेक्स को ऐसे करके शेप दे देंगे ना, ऐसे थोड़ी होती है। हमारी वाली ऐसी होती है। अरे लाइव दिखा देंगे सही है? मान लो ये हमारे चाबी है, ठीक? प्लस प्लस सही है? इससे अगर हम खोले तो खुल जाता है। सही है? सर के इंजीनियरिंग काम आ गई। अलग से अगर हम इसे खोलें, हाथ से खोलने की कोशिश करें तो नहीं करता। क्यों? क्योंकि देखो जहां पर भी हमें रोटेशनल इफेक्ट चाहिए वहां हम फोर्स के काम नहीं लेते, वहां टॉर्क काम करता है। रोटेशनल इफेक्ट के लिए टॉर्क लायबल होता है। ये चाबी देखो। को टॉर्क कहते हैं। चाबी टॉर्क नहीं है, सुन ले। तो मान ले अगर मैं तुमसे कहूँ कि ये नट बोल्ट ऐसे मैंने कस दिया, तुम इसे खींच के अलग अलग कर दो तो खींच के कर दोगे? नहीं कर पाओगे कभी भी, बहुत ज़्यादा फोर्स लगने लगेगा। मतलब हो सकता है ना ही हो वाला, लेकिन हम उसे घुमा के खोल सकते हैं। समझ गए? घुमाने के लिए फोर्स काम नहीं करता, टॉर्क काम करता है। और जब भी हम टॉर्क की बात करें, इसे हम हाथ से करें, टॉर्क दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। टॉर्क की मैं बात करूँ, टॉर्क डिपेंड करता है एक तो फोर्स पर इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर। काय की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पॉइंट ऑफ रोटेशन से जहां हम फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं वो वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब हमें बताइए ये इस पॉइंट के अबाउट घूमता है, सेंटर के अबाउट। अब इसको मैं यहाँ से एक फोर्स ऐसे लगा रहा हूँ हाथ से और एक फोर्स इधर लगा रहा हूँ, ऐसे ही तो लगाते हैं। तो फोर्स तो मैंने लगाया एफ, मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि इसको खोलने के लिए हमें जो है 100 न्यूटन मीटर का टॉर्क चाहिए, ऐसा हम मान लेते हैं। चाहिए? मैं यहाँ जो फोर्स लगा पा रहा हूँ अपने हाथों से, मान लो मैं 25 न्यूटन का मैक्सिमम फोर्स लगा पाता हूँ, 25 न्यूटन का। सही है? और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है मान लो ये 1 है। सही है? 1 मीटर मान ली। तो अगर डिस्टेंस मेरी 1 है और मैं यहाँ से टॉर्क निकालूँ तो कितना हो जाएगा? 25 इंटू 1, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 25 न्यूटन मीटर। और खोलने के लिए टॉर्क कितना चाहिए? 100 न्यूटन मीटर। तो ये खुलेगा ही नहीं, ये खुल जाएगा? नहीं खुलेगा। क्यों? क्योंकि आप फोर्स यहाँ अप्लाई कर रहे हैं इन पॉइंट्स पर, और ये जो डिस्टेंस है ये 1 है। जैसे ही मैंने यहाँ चाबी लगाई, चाबी लगाने का मतलब क्या है कि मैं यहाँ पर फोर्स अब यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, इस पॉइंट पर, यहाँ F। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मान लो यहाँ से 4 मीटर हो गई, डिस्टेंस बढ़ गई। तो जैसे ही अब मैं टॉर्क लगाऊंगा, फोर्स में अब भी 25 ही लगा रहा हूँ और यहाँ पर डिस्टेंस कितनी हो गई? 4। तो तुरंत टॉर्क की वैल्यू कितनी हो गई? 100 न्यूटन मीटर। ये खुल जाएगा।
समझ में आया? तो टॉर्क जो है, टॉर्क एक हमें रोटेशनल इफेक्ट देता है। क्या देता है? रोटेशनल। रोटेशनल इफेक्ट। ठीक है, समझ में आया? हाँ। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि मान लो एक बॉडी है, सही है, सही है, और ये इस पॉइंट के अबाउट घूम सकती है ऐसे ऐसे। ठीक, मैं एक फोर्स लगा रहा हूं इस पे इधर की तरफ, थीटा एंगल पर, थीटा एंगल पर, सही है, मैंने एफ फोर्स लगाया। ये यहाँ पर फिक्स है, बट इस पॉइंट के अबाउट एक रोटेट हो सकती है, घूम सकती है। तो इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक हो गया इधर कितना एफ कॉस थीटा जो आगे की तरफ खींचेगा इसको, ये फिक्स है यहाँ पर, बस इस पॉइंट के अबाउट क्या कर सकती है, घूम सकती है। एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट हो गया जितना है एफ साइन थीटा, सही है। मुझे ये बताओ अगर ये बॉडी ऐसे घूम रही है, इस पॉइंट के अबाउट क्या कर रही है, घूम रही है, यहां से यहां चली गई ये बॉडी, यहां से यहां चली गई बॉडी, इसको घुमाने के लिए कौन सा फोर्स जिम्मेदार है, एफ साइन थीटा या एफ कॉस थीटा? एफ साइन थीटा, सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि कॉस थीटा तो आगे की तरफ खींचेगा, आगे तो जा नहीं रही है क्योंकि फिक्स है, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर जब साइन थीटा काम करेगा तो बॉडी इधर घूमेगी, समझ गए? तो यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक ये तो हो गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये तो हो गई डिस्टेंस, और यहाँ हम लगा रहे हैं फोर्स, सही है। इन दोनों का प्रोडक्ट किसको दर्शाता है, टॉर्क को, समझ गए? तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं, उन पर डिपेंड कर रहा है। ऐसी क्वांटिटी जब भी आएंगी तो हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट, यानी टॉर्क निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन डिपेंड कर रहा है। क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर प्रोडक्ट है कि दो क्वांटिटी का जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमें जो थर्ड क्वांटिटी मिलेगी वो एक वेक्टर मिलेगी, इसीलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोल देते हैं, समझ में आया? अब इसको देखो करते कैसे हैं। ठीक, सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसमें डायरेक्शन वैनिश होती नहीं है। अगर हम यहाँ देखें, इसी इफेक्ट को देखें, तो अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूँ, मेरे पास एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर है बी, और मैं निकाल रहा हूँ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो परपेंडिकुलर टर्म है, साइन थीटा आ जाएगी, तो इसके रिजल्ट होगा ए बी साइन थीटा। डॉट प्रोडक्ट में क्या आया था, कॉस थीटा, इसमें क्या आएगा, साइन थीटा, समझ में आया? अच्छा, अगर ए बी साइन थीटा आता है और यहां से मैं फिर से वही वाली बात कहूं कि ये मेरा एक्स डायरेक्शन में आई कैप है, वाई डायरेक्शन में जे कैप है और जेड डायरेक्शन में के कैप है। अब की बार अगर मैं मान लो आई कैप क्रॉस आई कैप कर लूँ तो इसकी वैल्यू कितनी है, 1 × 1, और साइन थीटा 0 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो आई क्रॉस आई कितना हो गया, 0। ऐसे ही जे क्रॉस जे कितना हो जाएगा, 0, और ऐसे ही के क्रॉस के कितना हो जाएगा, 0। समझ गए, ये हो जाएगा 0। अच्छा, लेकिन अगर मैं आपकी बात करूं आई कैप क्रॉस जे कैप, तो मैं ये कह दूंगा ये 1 है, ये भी 1 है, और ये हो जाएगा साइन 90, यानी कि ये 0 तो नहीं हुआ, बट अब इससे हमें एक डायरेक्शन मिलेगी। तो डायरेक्शन क्या मिलेगी, इसे निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल से, यानी आई क्रॉस जे हो जाएगा बेटा के कैप, सही है? हाँ, रिजल्ट जो मिलेगा हमें वो मिलेगा थर्ड डायरेक्शन। कैसे निकालते, कैसे इसे निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल से, या फिर इसको ऐसे लिख लो, यहाँ लिखो आई, यहाँ लिखो जे, और यहाँ लिखो के, समझ गए? तो आई क्रॉस जे करोगे तो हमें मिलेगा के, जे क्रॉस के करोगे तो हमें मिलेगा आई, और के क्रॉस आई करोगे तो जे मिलेगा। ये ऐसे मिलते हैं हमें। अगर तुमने कहीं पर भी एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया तो नेगेटिव हो जाएगा, मतलब अगर आपने इसको ऐसे घुमा दिया, आई क्रॉस के कर दिया, ऐसे घुमा दिया, सही है, तो ये माइनस जे हो जाएगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्योंकि एक वेक्टर प्रोडक्ट है जिसमें डायरेक्शन भी हमें मिलती है। अच्छा, इसे राइट हैंड थंब रूल से देखो कैसे निकालते हैं, इधर ध्यान दो, राइट हैंड थंब रूल से कैसे, राइट हैंड रखो इस तरह से, सही है, तो हमने राइट हैंड रखा यहाँ पर, ये राइट हैंड ये राइट हैंड है, कर लिया था, काम कर कर लिया लिया। लेफ्टी, और ये 3 उंगलियां है, कोई नहीं, ये ये थंब, सही है। राइट हैंड इस तरह से रखा, हमें राइट, अगर मान लो आई क्रॉस जे करना है, ध्यान से देखो, राइट हैंड को लो,
आई क्रॉस जे करना, आई की डायरेक्शन में रखो ऐसे, आई कहाँ है? Yes. इधर आई तो है इधर एक्स की है। तरफ, ठीक है, एक्स की तरफ, ठीक है, ऐसे रखा, इधर ध्यान दो, और इसको हम जे की तरफ ले जा रहे हैं ऐसे घुमा के, तो हमारा थंब कहाँ आएगा, बाहर की तरफ। अगर हम इसमें ही बात करें तो हमने अपने राइट हैंड की उंगलियों को इधर की तरफ रखा, ठीक है, इधर ध्यान दो जरा, आई की तरफ रखा राइट हैंड की उंगलियों को, और इसे क्रॉस जे कर रहे हैं तो जे की तरफ घुमा दिया यहाँ से, तो हमारा थंब कहाँ आया, बाहर की तरफ, सर एक चीज बताओ, तो हमें क्या मिला, के मिला, के मिला। सही है, तो इसे राइट हैंड थंब रूल से बोलते हैं। अच्छा, अगर हमने इसे जे क्रॉस आई कर दिया तो अब राइट हैंड को ऐसे रखेंगे जे की तरफ, और यहाँ से इधर की तरफ घुमाएंगे उंगलियों को, तो अंगूठा कहाँ चला जाएगा, अंदर की तरफ, अंदर। समझ गए। तो ये हमें मिलता है राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल भी इसे बोल देते हैं, ठीक है, इससे मिलती है हमें डायरेक्शन। वैसे अगर आपको ये डायरेक्शन नहीं देखनी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, तो बेटा बस यही याद रखो, इधर ध्यान दे लो, इसको देखो आई, ये हो जाएगा तुम्हारा जे, और यहाँ हो जाएगा के, और इसको इस तरह से घुमा लो, लो। सही है। तो अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो हमें पॉजिटिव टर्म मिलेंगी, जैसे आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे। अगर कहीं पर भी तुमने एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया तो ये हो जाएगा माइनस, इसीलिए क्योंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट है, हम ये नहीं बोल सकते कि आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर बराबर होगा जे वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर के, नहीं होगा, ये बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव का फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो कि आई कैप क्रॉस जे कैप का मैग्नीट्यूड बराबर है जे कैप क्रॉस आई कैप के, तो हाँ ये बराबर है, ये बराबर है, ठीक है, समझ गए। तो ये था तुम्हारा वेक्टर प्रोडक्ट। अब इसे निकालते कैसे हैं, तो इसको लिखने का एक आसान तरीका मैं तुम्हें बताऊं। मान लो मैं दो वेक्टर दिए, ए वेक्टर बराबर हमें वही दिया 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 4 के कैप, और बी वेक्टर हमें दे दिया 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 2 के कैप, ये दे दिया, और हमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है। तो इस बार क्या होगा, अगर 4 आई की तुम 2 आई में करोगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन इसकी जे में करोगे तो के आ जाएगा, और आई क्रॉस के करोगे तो माइनस जे आ जाएगा, समझ में आया। तो हमने इसको करने का एक आसान तरीका निकाला जिसे हम वेक्टर मेथड बोलते हैं, ठीक है। इसको करने का तरीका देखो, जब हमें ए क्रॉस बी निकालना है तो यहाँ पर देखो ऐसे कर लेते हैं, एक मैट्रिक्स बना लो इस तरह से, यहाँ लिखो आई जे और के, ठीक है, आई जे के हो गया। यहाँ पर वैल्यू लिखो, पहले हम ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो पहले ए की वैल्यू लिखो, तो आई के लिए कितनी है 2, जे के लिए कितनी है 3, के लिए कितनी है -4, सही है। बी के लिए यहाँ कितनी 4 5 और 2, ये लिख लिया। अच्छा, अब मैं जो बता रहा हूँ उसको सुनना, बुक में थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा, मैं बता दूंगा क्यों है डिफरेंट, ठीक है। एक जगह मैं नेगेटिव लूंगा, बुक में वहाँ पॉजिटिव ले रखा है, तो मैं बताऊँ क्यों लिया है, ध्यान से देखना। जब हम आई के लिए निकाल रहे हैं, जब हम आई के लिए निकाल रहे हैं तो हमें पता है आई खुद वाली लाइन में तो आएगा नहीं, या तो जे क्रॉस के आई आएगा या फिर के क्रॉस जे आई आएगा। तो हमने क्या किया, जब हम आई के लिए निकाल रहे हैं इस लाइन को हम ढक देंगे, कवर कर लेंगे, मतलब सही है। हम हाँ 0 नहीं, अब यहाँ देखो क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है इसमें, माइनस इसकी मल्टीप्लाई करनी है इसमें, सही है। अब देखो कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे जब हमने इस 3 की मल्टीप्लाई इस 2 में करी, कितना आ गया 6, माइनस इस 5 की मल्टीप्लाई -4 में करी तो कितना आ गया -20, 5 चौक 20, सही है। हाँ ये आ गया, हो गया। यहाँ लिखेंगे बेटा आई कैप, क्या लिखेंगे आई कैप, ओके। अच्छा, अब जब हम जे के लिए निकाल रहे हैं, अब हम जब जे के लिए निकाल रहे हैं तो जे को ही हम क्या कर देंगे, ढक देंगे, सही है। अब देखो, अब हम यहाँ पे ये पहली टर्म पॉजिटिव थी तो यहाँ लिखूंगा मैं माइनस, क्या लिखूंगा माइनस, बुक में से प्लस दे रखा है, क्यों दे रखा है वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी जरा इसको समझ लो। माइनस लिखा, इस 2 की मल्टीप्लाई करूंगा इस 2 में, कितना आ गया 4, इस माइनस इस 4 की करूंगा इस -4 में, कितना आ गया -16, और ये हो गया जे के, क्लियर। अब ये माइनस है तो अगला टर्म लिखूंगा मैं प्लस, और अब की बार के लिए ले रहा हूं तो के को मैं क्या कर दूंगा, ढक दूंगा, सही है। इसकी मल्टीप्लाई इसमें कितना हो गया 10, माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें 4 दिया 12, कितना हो गया के क्या। अब इसे सॉल्व कर दो, ये कितना हो गया 20 और 6 यानी कि 20, हाँ तो ये हो गया 26 आई कैप, माइनस के 16 और 4
20 जे कैप प्लस 12 में से 10 गए तो -2, तो ये -2 के कैप। तो बेटा ये तुम्हारी वैल्यू आ गई किसकी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की। अब देखो इसमें आई जे के सब है ना, तो ये एक वेक्टर टर्म आई है, समझ में आ गया। तो ये इस तरह से निकालते हैं। अच्छा अब सुनो, बुक में इसको ऐसा क्यों दे रखा है, देखो सीधी सी बात ये है, जब बुक में आप इसे प्लस ही लेंगे, पर जैसे हमने सीधा सीधा कर लिया ना, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, जैसे हमने 2 की मल्टीप्लाई 2 में करके 4 लिखा, तो बुक वाला जब हम जे निकाल रहे हैं तो पहली टर्म इसको मानता है और दूसरी टर्म इसको मानता है। यानी वो क्या करता है, इसकी मल्टीप्लाई पहले इसमें करेगा माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेगा। तो बुक वाले के हिसाब से कितना आएगा, -4 × 4 कितना आ जाएगा, -16 -4, तो -16 -4 कितना हो गया, -20, और माइनस माइनस फिर कितना हो जाएगा, प्लस। रिजल्ट वही आने वाला है, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आने वाला। ठीक है, ये सीन, ठीक है, यही सीन है। तो उसमें होता ही है कि बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज, इसको आगे धर के तो वो मल्टीप्लाई इसकी इसमें कर देते हैं, तो इसलिए कंफ्यूज ना हो हमने इसको सीधा ही रखा है, बस यहाँ क्या कर देते हैं, माइनस लगा देते हैं और यहाँ से ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर है। तो ये थे हमारे दोनों तरह के प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। आई होप आप सब लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।